Chapter 1, The Indian Contract Act 1872 for CA Foundation, Unit 1, Nature of Contract. ओके, हम लोग आज जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इम्पोर्टेंट होंगे। हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि समझ में बेटर आए, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेंसेस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, etc. Now what is contract? The term contract is defined under law under section 2H. कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि क्या होता है। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। An agreement enforceable by law is called contract. An agreement plus enforceability equal to contract. Now what is agreement? Agreement means every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other means, for example, A sells a bike to B. ए ने बी को बाइक सेल करने का प्रॉमिस किया, बी ने उसको 10,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया। तो दोनों के बीच क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, एक को बाइक के लिए दूसरे को मनी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंसिडरेशन बनेगा एग्रीमेंट में। एक एग्रीमेंट होगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल होगा लीगली तब जाके वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके बाद है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ किसे बोलेंगे। तो एन एग्रीमेंट टू इन्फोर्स टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल मीन्स एग्रीमेंट, एक्सेप्टेड प्रपोजल मीन्स एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। एग्रीमेंट क्या है, एक प्रोमिसेस का सेट है जो कंसिडरेशन क्रिएट करता है, मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या है, ए ने ऑफर किया बी को कि मैं अपनी कार जो है सेल करूंगा, बी ने किया कि मुझे खरीदना है वो कार। तो क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके यहाँ पे क्या हो गया कि एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट जो है वो क्या है, वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट मतलब लीगल एग्रीमेंट भी बन सकता है और सोशल एग्रीमेंट बन सकता है। लीगल एग्रीमेंट क्या है, जो लीगली इन्फोर्सिबल है, जो कोर्ट के नज़र में, लॉ के नज़र में है। सोशल एग्रीमेंट क्या है, जो घरेलू जो है हम लोग आपस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फादर सन को बोले कि मैं आपको पॉकेट खर्च दूंगा एक सर्टेन अमाउंट मनी में, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सोशल एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे कोई भी लीगल एग्रीमेंट का नामो निशान नहीं है। ओके, तो एग्रीमेंट यहाँ पे बताया गया है कि वाइडर टर्म है, दोनों में बन सकता है, लीगल में भी सोशल में भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे सोशल के लिए कोई भी कहीं से भी जगह नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट लीगल प्लस सोशल हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ओनली लीगली। ओके, एग्रीमेंट में क्या होता है कि एग्रीमेंट कोई भी यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, तो इस कारण यहाँ पे कोई भी पार्टीज को राइट नहीं देता है। ओके, आप सोशल एग्रीमेंट क्रिएट किए, आपने बोला कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है, यहाँ पे कोई भी लीगली इन्फोर्सिबल बात नहीं है कि आपने ऐसा कहा तो ये एक लीगल इन्फोर्सिबल है। नहीं, आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, सोशल एग्रीमेंट कर लिया, तो यहाँ पे किसी भी पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं है कि अगर आप वो बात से मुकर गए तब आप पे कोई एक्शन ले सके। ओके, तो यही बात है कि इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि पार्टी को राइट मिले उसके खिलाफ या उसके लिए कोई भी एक्शन लेने के। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने बोला कि मैं आपको इतने अमाउंट में मनी दूंगा, इस डेट पे दूंगा। ओके,
तब क्या होगा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लॉ के नज़र में इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तब अगर आप नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकती है। ओके, तो यही बात है कि नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू द एवरी पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी को एक राइट्स मिलती हैं कि अगर वो काम नहीं होता है तो आप उसके खिलाफ अपने राइट्स यूज कर सकते हैं। ओके, एग्रीमेंट क्या है कि जितने भी एग्रीमेंट है वो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जितने भी एग्रीमेंट क्रिएट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा क्यों है कि कुछ एग्रीमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रूल्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, कुछ एग्रीमेंट फॉलो नहीं करते हैं। तो जो फॉलो करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट से ही बनते हैं, एग्रीमेंट से ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ एसेंशियल्स बातें हैं जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत दिए गए हैं। सेक्शन 10 में हमारा क्या डिफाइन है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके साथ आपको पार्टी का फ्री कंसेंट रहना चाहिए, उसके साथ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर 18 साल से नीचे हैं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी के रूल को आप फेल कर देते हैं। ओके, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी रहनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए विथ लीगल ऑब्जेक्ट के साथ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 6 बातें जो है ये सेक्शन 10 हमारा कहता है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है। तो वो क्या क्या है कि 2 पार्टी होने चाहिए, अकेला तो कोई खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो इसलिए 2 पार्टीज होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर लीगल रिलेशनशिप इंटेंशन नहीं है अगर पार्टीज की क्रिएट करने की, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए विद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मीन्स आपने जो बोला सामने वाला उसे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग कि जो आप समझ रहे हैं सामने वाला भी वही समझे। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप रख रहे हैं तो उसका कितना प्रतिशत चांस है कि वो पॉसिबल होगा। अगर आप बोल देते हैं कि मैं मैजिक से, जादू से ये कर दूंगा वो, तो यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो कंडीशन है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि सेक्शन 10 क्या कहता है? शॉर्ट में सेक्शन 10 कहता है कि हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो फ्री कंसेंट के साथ बनाया गया हो, एक कॉम्पिटेंट पार्टी के साथ बनाया गया हो, एक लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया हो, जो कि वॉइड ना हो। तो अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो क्या हो जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, कौन कौन से? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, विथ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, विथ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने जो अभी समझा कि 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, अकेला तो कोई खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, इसीलिए तो 2 पार्टीज के एग्जांपल्स आ जाते हैं। एग्जांपल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड को, ये 2 पार्टीज की एग्जांपल है कि द सेलर एंड द बायर मस्ट बी 2 डिफरेंट पर्सन। हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि एक सेलर होगा, एक बायर होगा, 2 अलग अलग तरह के पर्सन होंगे जो, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, एक पर्सन खुद की जो भी गुड्स है वो नहीं ले सकता, एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं कर सकता। ओके, दूसरा जो है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। ऐसा नहीं है आप एग्रीमेंट कर लिए उसके बाद एक सोशल डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट किए तो उसका कोई वजूद नहीं है, कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, बाद में चल के प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे आप कोई भी आपके पास राइट नहीं है, कोई भी आप एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले सकते। ओके,
तो यहाँ पे पार्टी का जो इंटेंशन है वो एकदम 100% होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को फॉलो करें, इन्फोर्सिबल हो। जैसे कि सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट जो होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है कि हस्बैंड एग्री टू पे हिज टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ। एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करने का क्या करता है, वादा करता है, लेकिन वो देने से बाद में क्या कर जाता है, मुकर जाता है। यहाँ पे एक ऐसा केस है जिसमें एक डोमेस्टिक टाइप का एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच कि हस्बैंड एग्री करता है कि मैं एक बाहर जाऊंगा तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वहाँ से पे करूँगा, ओके। लेकिन वहाँ से ये आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता, तो वाइफ जो है यहाँ पे सू नहीं कर सकती है मनी रिकवरी के लिए, क्योंकि एक डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है, एक सोशल एग्रीमेंट है। और सोशल एग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्सिबल होता ही नहीं है तब कहाँ से कोई राइट्स आएगा, ओके। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ये आपको याद रखना है कि पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में बाल्फोर वर्सेस बार्बर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओके। एग्जाम्पल 6 है कि लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन if the son passes the CA exam. On passing the exam, the son claimed money. Here the son could not recover as it was a social agreement. यहाँ पे लेखपाल एक पिता है जो अपने सन को कहते हैं कि तू CA एग्जाम को पास कर ले, मैं तुझे 5 लाख रुपए क्या करूँगा, दूंगा। जब सन एग्जाम पास कर जाता है तो वो बाद में देने से मुकर जाते हैं। सन जब मनी के लिए क्लेम करता है तब वो क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। तो यहाँ पे वो अपना मनी रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट आपको कोई भी राइट, आपको कोई भी ग्रांट, कोई भी राइट किसी तरह का प्रोवाइड नहीं करता कि अगर ऐसा हुआ तो आप उनके खिलाफ इस तरह से आप कोर्ट में जा सकते हैं, ओके। तो डोमेस्टिक टाइप और सोशल एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं लॉ के अगेंस्ट, तब आपके पास कोई राइट भी नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज। ए ने और बी को क्या किया, कुछ गुड्स बेचे इस कंडीशन पे कि वो जो अमाउंट है वो पे कर देगा 30 दिनों के भीतर। ए इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन, उन्होंने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया, हेंस द सेम इन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑन फेलियर बाय बी, अगर बी इस प्रॉमिस को नहीं निभा पाता है, अगर 30 दिन के भीतर अगर वो अमाउंट नहीं पे कर पाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे उनको कोर्ट में सू कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ओके। तो यहाँ पे एक अंशोही में ना कोर्ट। Other formalities to be compiled within certain cases. A contract may be written or spoken. जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो क्या होगा, या तो रिटन में होगा, या तो स्पोकन में होगा, या तो लिखित होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इम्प्लाइड होगा, या स्पोकन होगा, या ओरल जो भी हम लोग बोलते हैं। As to legal effect, there is no difference between a written contract and contract made by word of mouth. यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से भी। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन में किए हैं वो भी सही है, अगर आप ओरल में किए हैं वो भी सही है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन रिटन। लेकिन अधिकतर जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, रिटन में करना ही पसंद करते हैं। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, किसे बोलेंगे कि द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वैग और इंडिफिनिट। ए एग्रीज टू बी, ए एग्री होता है बी के साथ कि मैं आपको 100 टन ऑयल जो है, 100 टन ऑयल आपको क्या करूँगा, मैं सप्लाई करवा दूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस चीज़ की ऑयल सप्लाई करवाएंगे, मस्टर्ड की करवाएंगे, सनफ्लावर की करवाएंगे, रिफाइन ऑयल करवाएंगे, किस प्रकार की ऑयल वो सप्लाई करवाएंगे, ये उन्होंने यहाँ पे क्या नहीं किया, सर्टेन नहीं बताया। तो यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल है कि XYZ लिमिटेड है, उन्होंने बोला कि मैं मिस्टर ए को कि मैं लैंड जो है वो क्या करूँगा, सीज करूँगा, लेकिन कब करूँगा, कोई भी 10 साल, 15 साल, 100 साल, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन नहीं है कितने दिनों के भीतर। इसलिए
यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग फेल हो जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इट नॉट मेंशन। यहाँ पे लीज का जो पीरियड टाइम है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। आपके एग्रीमेंट के परफॉर्म होने का कितना पॉसिबल चांस है, यहाँ पे ये भी देखना है कि द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आपके टर्म्स और कंडीशन जो है एग्रीमेंट के, क्या वो उस कैपेबल हैं कि परफॉर्म कर सकें। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैजिशियन आया बोला कि मैं जादू से आपको ये कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा इस कंडीशन में। तो टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह के रहने चाहिए कि सामने वाला को लगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, वैलिड हो। नाउ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट से वैलिड बनाते हैं। पहला क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब तक लीगल रिलेशनशिप नहीं रहेगा तब तक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। डोमेस्टिक और सोशल टाइप के एग्रीमेंट के कोई मायने नहीं होते हैं, आपको वहाँ पे कोई भी राइट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन एक लीगल रिलेशनशिप में जब आते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जब दो पार्टीज के बीच होंगे तब वो क्या हो जाएगा, आपको एक ग्रांट करेगा, एक राइट ग्रांट करेगा कि जब आप ये काम करने से पीछे हटते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकती है। ओके, विथ अ लॉफुल कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। ओके, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टी की जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद है लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल होनी चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए विथ अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टी का विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफर जब आपने किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तभी जाके वो एग्रीमेंट बनेगा। ओके, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फ्री कंसेंट किसे बोलेंगे कि टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग। अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं कंसेंट में तभी हम उनको बोलेंगे जब वो एक ही चीज़ के ऊपर राजी होते हैं। तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। This can also be understood as identity of mind in understanding the term-wise consciousness of an item. तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फ्री कंसेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक सेम सेंस में एक सेम थिंग के ऊपर अगर वो राजी हो जाएं तो उसे हम फ्री कंसेंट बोलेंगे। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक एग्जांपल है हु ओन्स टू कार इन सेलिंग रेड कार टू B thinks he is purchasing the black car. There is no consciousness and item and hence no contract. यहाँ पे A को क्या करना है, A के पास दो कार है, एक है रेड कलर की जो वो सेल करना चाहता है B के साथ। B सोच रहा है कि मुझे ब्लैक वाला कार खरीदना है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट जो है यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है रूल, क्योंकि यहाँ पे एक सेम थिंग के ऊपर यहाँ नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कोई भी पार्टी हम कैसे बोल दें कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है, हम कैसे सोचें कि कोई भी पार्टीज एलिजिबल है कि नहीं है। तो कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी। लीगल एबिलिटी क्या है, उस पर्सन की एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, जो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर वो पर्सन जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो एज ऑफ मेजोरिटी को लिए हुए है। जैसे कि हमारी इंडिया में जो है 18 ईयर्स को एज ऑफ मेजोरिटी माना जाता है। ओके, तो अगर इंडियन रूल को अगर फॉलो करें तो एज ऑफ मेजोरिटी एव ऑफ द 18 ईयर्स अगर कोई बंदा है या 18 ईयर्स का जो उनका कंप्लीट है तब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, जो भी पर्सन एंटर होगा कॉन्ट्रैक्ट में उनका साउंड माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट।
तो क्वालिफिकेशन में आ जाता है कि रेफर टू एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो अगर 18 साल से अगर कोई बंदा अगर नीचे है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के काबिल नहीं है, उन्हें माइनर माना जाएगा जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, qualification require a person to be of sound mind. He should be in a sense so that he understand the implication of contract at the time of entering into a contract. तो साउंड माइंड पर्सन होना जरूरी है। यहाँ lunatic, idiot, drunken person or other under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. Okay, उसके बाद है कि पर्सन जो है स्टेटस से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा काम जो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मतलब सीज कर देवे, मना कर देवे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद कंसिडरेशन किसे बोलते हैं, हम लोग अभी पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे, एग्रीमेंट किसे बोलेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस किसे बोलेंगे। कोई भी इंसान जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट कर सकता है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो अब जाके हम लोग जो समझेंगे वो है कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? It is a referred to as quid pro quo, means something in return. What is something in return? What is the meaning of something in return? For example, A agreed to sell his book to B for 100 rupees. A agreed to sell his book for 100 rupees. A ने एग्री किया B से कि मैं आपको 100 रुपीज़ में ये बुक सेल करूँगा। तो यहाँ पे जो कंसिड्रेशन है B के लिए वो 100 रुपया है। B प्रॉमिस टू पे, B ने प्रॉमिस किया A को कि B promise to pay 100 rupees is the consideration for a promise to sell his book। यहाँ पे एक के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 100 रुपीज़ है, और अनदर के लिए क्या है, वो बुक है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न मीन्स क्विड प्रो क्यो। दो लोगों के बीच अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे एक के लिए कंसिडरेशन मनी है तो दूसरे के लिए बुक है। ओके, नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो lawful consideration and object means the agreement must be lawful. Section 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law। अगर कानून अगर उससे मना कर देती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, तब क्या हो जाएगा, वो लॉ के नज़र में अनलॉफुल या मीन्स प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ओके, not expressly declared to be void. It means the agreement entered into must not be which the law declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effect। तो कोई भी सिंपल सी बात है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसा कंडीशन को फॉलो ना करे जो वॉइड एग्रीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। द फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोगों ने अभी देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन इज इलीगल एग्रीमेंट, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट इज एन इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। On the basis of validity, valid contract, agreement which is binding and enforceable is a valid contract। तो valid contract को ज़्यादा समझना नहीं है, valid contract नाम से ही पता चलता है कि आप contract क्या है, valid है। तो जो भी essential elements जो हैं अगर वो कैरी करते हैं, अगर वो कंटेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि ए ने आस्क किया बी से कि आपको मेरी बाइक जो है 10,000 रुपीज़ में मैं आपको दूंगा। बी ने क्या हो गया, वो खरीदने के लिए एग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन गया। ओके, अनदर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। अगर लॉ के तरफ से अगर उसे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मिलती है तब वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट becomes void due to change in circumstances or change in condition। For example, Mr. X agrees to write a book with publisher। मिस्टर एक्स ने एग्री किया, क्या एग्री किया कि वो बुक जो है पब्लिशर के साथ लिखेंगे, लेकिन
कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड से वॉइड हो जाएगा। जब उन्होंने एग्री किया, जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपके साथ बुक लिखूंगा, पब्लिशर के साथ लिखूंगा, तो वो क्या तब तक तो क्या था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Next, a valid contract when can't be performed because of some uncalled happening becomes void. सिंपल सी बात है कि a valid contract when cannot be performed, अगर valid contract हम perform नहीं कर पाते हैं तो due to some uncalled happening becomes void. एक एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए जो ओनर है फैक्ट्री का, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी के साथ, कि वो 10 टन शुगर जो है उनको सप्लाई करेगा। तो लेकिन ये सप्लाई से पहले ही उनकी जो फैक्ट्री है उनमें आग पकड़ लेती है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्यों वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सम अनकॉल्ड हैपनिंग टेक प्लेस। यहाँ पे उन्होंने जब कहा कि 10 टन ऑफ शुगर आई विल गिव यू, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ड्यू टू फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे इस कारण क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल। यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल रहता है, कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से कोई भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मिलती है, ओके। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ में, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए नहीं जो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय द adoption of one or more parties but not at the option of others, okay, it is called voidable contract. नाउ डिफरेंस बिटवीन void contract एंड voidable contract, तो void contract जो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाए लॉ के नज़र में, जो इन्फोर्सिबिलिटी जिसे ना मिले उसे void contract बोलेंगे। voidable contract इन्फोर्सिबल रहता है लेकिन at the option of one or more parties but not at the option of other। void contract जो है इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे क्या होगा कि इन्फोर्स नहीं हो सकता है, कांट बी इन्फोर्स्ड। voidable contract जो है एग्रीड पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है, जो भी पार्टी उनके लिए रहता है कि इट इज़ इन्फोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब कॉज होगा, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉज होगा जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस और चेंज इन लॉ टेक प्लेस लेंगे, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। void contract क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ voidable contract if the consent of party was not free। voidable contract मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी है, उसका अगर कंसेंट फ्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप किसी से अगर आप अपना काम ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, voidable contract के अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ voidable contract if the consent of party was not free। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो voidable contract can't be performed void contract can't be performed। Voidable contract if the aggrieved party does not with a reasonable time exercise his right to avoid the contract। तो इतना नहीं पढ़ना है, voidable contract डायरेक्ट की एक राइट देता है उस पार्टी को, उस एग्रीव्ड पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का। नाउ राइट्स, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी, बट अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, जो भी पार्टी हैं जिनका कंसेंट फ्री नहीं है उनके पास पूरा राइट है कि वो, जो भी पार्टी हैं जिनका कंसेंट फ्री नहीं है उनके पास पूरा राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, उनको रिसाइन कर दें, अवॉइड कर दें, ओके। नाउ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है जो लीगल नहीं है, जो कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। तो
जो भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल इन नेचर। सिमिलरली जैसे कि कोई भी इलीगल जो ऑब्जेक्ट है तो उसको कैरी करना या उसे बेचना, ये सब हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। नाउ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरली इलीगल। ज़रूरी नहीं है कि जो भी वॉइड एग्रीमेंट हो वो इलीगल हों। क्यों? क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट तभी क्रिएट होते हैं जब वैलिड एग्रीमेंट में कोई भी सर्कमस्टांसेस या चेंजेस इन लॉ टेक प्लेस, मतलब कोई भी चेंजेस होते हैं लॉ में या कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी अनकॉल्ड हैपनिंग होती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो अ वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट अ नेसेसरली इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट क्या है? इलीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज अवॉइड। इलीगल एग्रीमेंट जितने भी लीगल एग्रीमेंट हैं सारे के सारे वॉइड होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट फॉरबिडन अंडर लॉ नहीं है, कानून के नज़र में गलत नहीं है वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट आर फॉरबिडन अंडर लॉ। वॉइड एग्रीमेंट में क्या है कि पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर पार्टीज जो आते हैं वॉइड एग्रीमेंट में वो किसी भी तरह से पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं हैं। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में जो भी पार्टी शामिल होंगे, जो भी उसका हिस्सा होंगे, उनको लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो भी वॉइड। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कोलैटरल एग्रीमेंट हैं वॉइड के, वो सारे के सारे क्या हों, वॉइड हों। एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हैं कोलैटरल हैं इलीगल एग्रीमेंट के, वो सारे के सारे क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो सिंपल सी बात है कि वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरली इलीगल एंड इलीगल एग्रीमेंट इज़ ऑलवेज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, पार्टी इज नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट एंड एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड में also void, it is not necessary. Illegal agreement always void, are forbidden under law, parties liable for punishment, and illegal agreement collateral to illegal agreement are always void. Okay. नाउ अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे जहाँ तक लगता है कि अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चलता है कि जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो होता है कि वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट, एब्सेंस इन राइटिंग और बैड बाय टाइम लिमिटेशन एक्ट, यहाँ पे एक या दोनों पार्टी सू नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सिबल में आ जाएगा। जैसे कि ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी, ए ने कुछ गुड्स लिए बी से 2015 में, लेकिन उसका 2019 तक कोई भी पेमेंट नहीं आया, तो बी जो है उनको 2019 में उनको सू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का वक्त गुजर गया और टाइम बार्ड लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो यहाँ पे अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। On the basis of formation of contract, express imply. Express means contract expressly, terms and conditions are expressed by words or in writing. In implied contract में कि for example where a coolie in uniform pick up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allowed him to do so. Okay. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को आपने बताया, खुद बताया फ़ोन करके या लिख के या ओरली बताया, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में बोलेंगे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कि आप उस संकेत के माध्यम से अगर आप बता रहे हैं, जैसे कि कूली स्टेशन पे उन्होंने आपकी लगेज पिक की, तो आपको पता है कि उसके बदले आपको उनको पे करना पड़ेगा। Now tacit contract. The word tacit means silent. Word tacit means silent. Tacit word जो है हमारा, tacit का मतलब ही silent होता है। तो tacit contract are those that are enforced through the conduct of parties without any word spoken or written. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। तो ATM जो है, अनदर एग्जांपल जो है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का, वो हम लोग ये मान सकते हैं कि व्हेन अ सेल इज गिवन इफेक्ट टू एट द फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, जो भी ऑक्शन ऑफ सेल होता है डिस्काउंट का, उसको हम ले सकते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नाउ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा ये है मेरे लिए। आई होप कि मुझे 3-4 वीडियोस देखने पड़े थे इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन आपके मतलब
लॉ जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट करने, आप खुद मतलब पार्टीज़ का इंटेंशन नहीं होता है किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने, लेकिन लॉ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि आप खुद आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, आपको कहीं सामान गिरा मिला तो आपको उनको रिटर्न करना है ट्रू ओनर पर। तो लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम द मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल शॉपकीपर को कभी कभी ज़्यादा पैसे दे देते होंगे मिस्टेक से, तो उनका ये लाइबिलिटी बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को वो क्या करें, रीपे करें। ये सब हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि देयर इज़ नो इंटेंशन on the part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. नाउ ई कॉन्ट्रैक्ट, तो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल्स के थ्रू आते हैं, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आते हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएंगे। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आपको देखना है तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर अगर जो भी एक्ट है, जो भी आपका काम है, अगर आपने वो कर दिए हैं, आपने वो कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूटेड हो जाएगा। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने ग्रोसर सेल अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, एक ग्रोसर जो है वो शुगर को क्या करता है, सेल करता है कैश पेमेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं, बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वेयर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों को जो करना था उन्होंने कर चुके हैं। ओके, नाउ एक्सक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलेंगे, तो एक्सक्यूटेड और एक्सक्यूटरी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक्सक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि जो भी कंसिडरेशन है, जो भी ऑब्लिगेशन है वो क्या कर चुके हैं, जो भी कंसिडरेशन है वो कर चुके होते हैं, लेकिन एक्सक्यूटरी में है जो फ्यूचर परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, परफॉर्मिंग इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब आर एक्सक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में हैपन होगा, वो क्या होगा, एक्सक्यूटरी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि जी जो है एग्री करता है, एच एक प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनको ट्यूशन देने का, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 1000 पर मंथ दूंगा इसके बदले। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टेक प्लेस ले रहा है, क्योंकि जी जो है उनको नेक्स्ट मंथ से ट्यूशन पढ़ाएंगे और उनको वो 1 मंथ बाद 1000 रुपी एच जो है उनको पे करेंगे। इसके जो दो पार्ट्स हैं एक्सक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि इधर वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे एक ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है, एक ने अपना ड्यूटी क्या है पूरा कर दिया है, एक ने अपना ड्यूटी फुलफिल कर दिया और नेक्स्ट का जो है वो बचा हुआ है। जैसे कि एम एडवर्टाइज़ कर रहे थे कि 5000 रुपी मैं उनको दूंगा जो मेरे खोए हुए बच्चे को ढूंढ के लाएंगे। तो एम एडवर्टाइज़ कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद ही बी को वो बच्चा मिला, वो बी ने उनके पास पहुंचा दिया, तो बी ने अपना काम कर लिया। यहाँ पे एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बी ने क्या किया, अपना काम कर लिया। अब बारी है मिस्टर एम की कि वो 5000 रुपी जो भी रिवार्ड मनी उन्होंने रखी है वो बी को पे करें। नाउ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ के जो भी होते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन जो होते हैं, कंसिडरेशन जो होते हैं वो बचे हुए होते हैं। जैसे कि bilateral contract is one where the obligation or promise is the outstanding on the part of both the parties. Okay. Next, proposal offer section 2A of the Indian Contract Act. अभी जो हम लोग देखेंगे वो इंसेंसेस ऑफ प्रपोजल और ऑफर है, कि क्या क्या इंसेंसेस हैं प्रपोजल और ऑफर के लिए। कि जो भी पर्सन प्रपोजल बनाता है, जो भी पर्सन ऑफर रखता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोमिसर ऑफरर। प्रोमिसर ऑफरर, द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। और जिसके लिए बनाता है, मतलब जिसके लिए ऑफर क्रिएट करता है, जिसके लिए बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफरी या प्रोमिसी या एक्सेप्टर। तीनों में से ऑफरी, प्रोमिसी या एक्सेप्टर।
Now for a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. एक वैलिड ऑफर के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टी जो है अपनी विलिंगनेस जो है, अपनी इच्छा जो है वो व्यक्त करे कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है. ओके, तो ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी. ए क्या किया, ए ने बताया कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे अपने गुड्स को क्या करना है, सेल करना है. फिर ए ने एग्जाम्पल 2 आपको बता रहा है कि आपको क्या नहीं करना है. ओके, तो इसके दो पार्ट हैं वैलिड ऑफर के कि टू डू और नॉट टू डू. डू और नॉट टू डू. ए इज़ विलिंग टू नॉट टू डांस इन कंपटीशन. ए ने फिर सेकंड एग्जांपल है कि ए ने बताया कि कंपटीशन में जो है हिस्सा नहीं लेने के बदले मैं आपको इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दूंगा. तो यहाँ पे ए जो है बता रहा है कि आप ये काम ना करें तो उसके बदले मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दूंगा. तो वैलिड ऑफर जो है दोनों में बन सकती है कि जो टू डू और नॉट टू डू समथिंग दोनों में. तो विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड. तो ज़रूरी है कि इस तरीके से बताया जाए, इस तरीके से विलिंगनेस जो एक्सप्रेस की जाए कि अदर पार्टी जो हैं उनको ये बात समझ में आए कि वो अपना एसेंट जो है वो दे सकें. उसके बाद है कि एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. दस डूइंग इज अ पॉजिटिव और नॉट डूइंग इज अ एब्सटेनेंस और नेगेटिव. नाउ काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, टू हूम मेड, मतलब कैसे बनता है और किसके लिए बनता है, हम लोग अभी ये देखेंगे. एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, general offer, specific offer. So how many types of offer? There are 5 kinds of offer: general offer, special offer, counter offer, cross offer and standing offer. नाउ जनरल ऑफर, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जनरल ऑफर जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ही बनती है. इट इज़ एन ऑफर टू मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट. इसका एक फेमस केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को. क्या था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को. ये जनरल ऑफर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं. Carlyle versus Carbolic Small Boko. In terms of Section 8 of Act, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. It can be accepted by anyone at time it was continuing offer. तो इस केस लॉ में क्या हुआ था, कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल को 1893 में क्या हुआ था कि इन फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल को उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था बहुत सारे न्यूज़पेपर में कि वो क्या करेंगे, 100 यूरो जो है वो उस पर्सन को देंगे जो इस स्मोक बॉल को यूज करेगा. ओके, और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा होगा. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि स्मोक बॉल को जो भी यूज करेगा अगर उनको इन्फ्लुएंजा होता है तो वो क्या करेंगे, 100 यूरो उनको पे करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन वन लेडी मिसेस कार्लिल, क्या नाम था उनका, मिसेस कार्लिल, एक लेडी गई वहाँ पे मिसेस कार्लिल, उन्होंने स्मोक बॉल्स को यूज किया था एज पर द डायरेक्शन ऑफ कंपनी एंड इवन देन सफ़र फ्रॉम इन्फ्लुएंजा. उन्होंने इन्फ्लुएंजा से क्या हो गया था, उनको सफ़र इन्फ्लुएंजा हो गया था. देन शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर. तो उन्होंने क्या किया कि उनका पूरा हक बनता है कि वो पैसा रिकवर करें क्योंकि वो पूरा डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यूज़ किए थे उन्होंने. तो यही हुआ था केस में. केस लॉ है फेमस, आपको एकदम याद रखना है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल. कार्लिल जो है एक लेडी का नाम है जो उस स्मोक बॉल को यूज किया था तो उनको इन्फ्लुएंजा हुआ था. नाउ स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, जहाँ तक नाम से पता लग रहा है द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और एन सर्टेन पर्सन. अगर कोई भी ऑफर है, अगर आप सर्टेन पर्सन के लिए बनाते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाते हैं तो वो स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर के अंदर आ जाएगा. जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू होम दैट ऑफर हैज़ बीन मेड. तो जनरल ऑफर का एकदम उल्टा है स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है तो स्पेसिफिक ऑफर एक सिंगल पर्सन के लिए, एक सिंगल सर्टेन पर्सन के लिए होता है. तो उसी पर्सन के पास चॉइस रहता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. इसका एक एग्जांपल है बाउल्टन वर्सेस जोन्स. बाउल्टन वर्सेस जोन,
ए ऑफर टू सेल इस कार, इन्हें ऑफर किया कि वो कार बेचेगा बी को एक सर्टेन कॉस्ट पे। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया, क्योंकि वो कार जो है वो बी के लिए ही उन्होंने ऑफर रखा है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, व्हेन द टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन ignorance at the time of each other offer, then the offer are called as cross offer. There is no binding contract in such case because of other made by the person cannot be consumed. ओके तो सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि ए ने प्रपोजल रखा बी के लिए कि वो अपना कार जो है वो 2 लाख में बेचेगा। विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए के बिना प्रपोजल जाने हुए बी क्या करता है कि वो मेक एन ऑफर टू परचेज द सेम कार, वही सेम कार को वो 2 लाख में खरीदने का वहाँ पे ऑफर रख देता है। कौन रख देता है, बी को नहीं पता है कि ए ऑफर रखा है कि 2 लाख में वो कार वही कार बेचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस ऑफर का एक केस आ गया, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन ignorance एट द टाइम। यहाँ पे क्रॉस ऑफर का केस आ जाता है। नाउ काउंटर ऑफर, तो काउंटर ऑफर क्या है कि व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर में है ऑफरी को क्या चाहिए, एक सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट उनको होता है कि कुछ मुझे चेंजेस चाहिए, जैसे कि मतलब ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल ऑफर इज सेड टू एडमिट अ काउंटर ऑफर। जैसे कि अगर काउंटर ऑफर में ये होता है कि ऑफरी जो है उनको जो ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, थोड़ी सी चेंजेस चाहिए। जैसे कि ए ऑफर करता है, एक प्लॉट है बी को कि वो 10 लाख में वो प्लॉट को क्या करेगा, बेचेगा। बी एग्री कर लेता है कि नहीं, हाँ बी एग्री कर लेता है कि वो उसे 8 लाख में खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। इट अमाउंट टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए, और इफ later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A may refuse. एक्सटेंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, नाम से लग रहा होगा पता कि कंटिन्यूइंग ऑफर मतलब कंटिन्यू जाने वाला। एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहने वाला वो क्या वाला, एक्सटेंडिंग और कंटिन्यू और ओपन ऑफर में आ जाएगा। टेंडर डेट आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ कोर्स इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफर। तो इंस्टेंसेस ऑफ वैलिड ऑफर ये हम लोग जो देख चुके हैं। Now, offer versus invitation to offer. What is the difference between offer and invitation of offer? What is offer? Sex offer क्या है? Offer is the final expression of willingness by the offerer. Offer is the final willingness of by the offerer. The invitation to offer, where a party without expressing his final willingness proposes certain terms of which he was willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. जैसे कि इफ़ अ पर्सन हु मेक द स्टेटमेंट और इंटेंशन टू अबाउट, ऑफर में क्या होता है कि एक फाइनल विलिंगनेस होता है ऑफर का कि मुझे ये इतने में देना है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में फाइनल विलिंगनेस जो होता है नहीं होता है। यहाँ पे ऑफर किया जाता है कि आपको इनवाइट करेंगे आपको लेने के लिए। हाउ टू मेक एन ऑफर, ऑफर कैसे बनता है। तो ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट, एब्सटिनेंस। एक्ट मीन्स कोई भी काम करना, मीन्स टू डू। एब्सटिनेंस में टू डू नॉट टू डू, करना या ना करना। ओके, वर्ड्स बाय कंडक्ट, या तो आप एक्सप्रेसली कर सकते हैं या फिर इम्प्लाइड में मीन्स कंडक्ट में कर सकते हैं, या फिर भले ही रिटन हो या ओरल हो, एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइड हो, ओरल हो, एक्सेप्टेंस। Now, legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. तो acceptance जो है उसी पर्सन को आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं जो आपके लिए ऑफर जो है वो मेड किया हो और क्रिएट किया हो।
Acceptance must be absolute and unqualified. As per Section 7 of Act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified, and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposer prescribed the manner in which it must be accepted. It was a proposal.